नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं अपने 11th क्लास इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन। ये 11th क्लास में जो आपकी जो पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, है ना, इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 है। और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपको मैंने हिंदी मीडियम में बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझाया हुआ है। तो भाई इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को आप नहीं देखेंगे तो दिक्कतें तो होंगी भाई। देखिए, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संकलन। संकलन बोल दो या फिर संग्रहण बोल दो, एक ही बात होता है ना, संकलन या फिर संग्रहण। तो संकलन या संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब देखो, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की हम बात करते हैं, संख्यात्मक तथ्यों से हमें खेलना है ना भाई, संख्या से हमें खेलना है, ठीक है। तो संख्या से खेलने के लिए, जैसे क्रिकेट मैच आपको खेलना है तो सबसे पहले आपको बैट बॉल का जुगाड़ करना होगा, तभी जाके आप क्रिकेट खेल पाओगे। इसी तरीके से अगर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाली जो हमारी पुस्तक है, अगर इसमें आपको संख्याओं के साथ खेलना है तो सबसे पहले आपको संख्याओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला स्टेप ही आता है कि भाई संख्याओं को किस तरीके से एकत्रित किया जाएगा, कैसे एकत्रित किया जाएगा। पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर आधारित रहने वाला है। देखिए, इस चैप्टर को मैं कुल मिलाकर 2 पार्ट्स में आपको समझाने वाला हूं। 2 पार्ट्स में बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोशन भैया है साथ, तो डरने की क्या है बात। देखो, चैप्टर की बात करें तो मेन टॉपिक रहेगा आंकड़ों का संग्रहण या फिर संकलन कैसे किया जाता है। तो देखो, आंकड़े की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुख्यतः टॉपिक बताया गया है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को कि आखिरकार इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, मुख्यतः कौन से टॉपिक है, कौन से ऐसे विषय है जो कि आपको इस चैप्टर में समझने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण। तो इसमें 2 तरीके की 2 विधियों के बारे में हम समझेंगे कि कहां से प्राप्त किया जाएगा, आंकड़े कहां से प्राप्त किया जाएगा और किससे प्राप्त किया जाएगा। इस आधार पे हम 2 मतलब विधियों के आधार पे हम आंकड़ों को एकत्रित करने वाले हैं। तो कहां से प्राप्त किया जाएगा, यानी कि उद्गम की हम बात कर रहे हैं कि भाई आंकड़े कहां से एकत्रित किए जा रहे हैं। तो इस आधार पे भी आंकड़ों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, है ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये जो पार्ट 1 है, इस चैप्टर को मैं आपको चैप्टर 2 को कुल मिला के 2 पार्ट्स में समझाऊंगा। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मुख्यतः यही टॉपिक रहेगा। इस चैप्टर के मुख्यतः जो टॉपिक है की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है यहां से, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के तरीके कौन कौन से है भाई, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जो द्वितीयक आंकड़े हैं उसके स्रोत कौन कौन से है, प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों की हम बात करने वाले हैं। ये पार्ट 1 का मुख्यतः यही टॉपिक रहने वाला है। जब इसी चैप्टर के ऊपर पार्ट 2 लाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा किससे आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः टॉपिक जो रहेगा, इन सबको गोली मारो सीधा यहां आ जाओ, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में आपको समझाऊंगा। ये 2nd पार्ट का मुख्य विषय रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड रहेंगे जो कि आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सारे दोस्तों के बीच में फैला दो इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में बिल्कुल धांसू और बिल्कुल मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। तो फटाफट भाई शेयर करो वीडियो को, और लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको भाई, लाइक ठोक ठोक के इतना लाइक कर दो, इतना लाइक कर दो कि वीडियो अपने आप सभी स्टूडेंट तक यूट्यूब पहुंचा दे, यूट्यूब को लग जाए कि हाँ भैया इस चैनल पे एक बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है। देखिए जी, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भैया ये आंकड़े होते क्या है, डाटा होता क्या है, ठीक है। तो आंकड़े जो है वो संख्यात्मक एक तरीके से क्या है, सूचनाओं का भंडार कह सकते हैं। ये तो सांख्यिकी का मतलब मैंने बता दिया। आंकड़े संख्यात्मक तथ्य होते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप क्या बताएंगे कि जो आंकड़े होते हैं वो संख्यात्मक तथ्य होते हैं जो सूचना प्रदान करके समस्याओं को समझने और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से आंकड़े क्या है जी, संख्यात्मक तथ्य है। ऐसे संख्यात्मक तथ्य जिससे हम किसी भी समस्या को समझ सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो, सांख्यिकी में कुछ संख्यात्मक जो कुछ आंकड़े हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। कुछ आंकड़ों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, जैसे कि हरियाणा में चीनी की 8 फैक्ट्रियां है, जबकि इसकी तुलना में पंजाब में 20 फैक्ट्रियां है,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे सांख्यिकी में। सिर्फ एक संख्या को हम डाटा नहीं कहते, ठीक है। सांख्यिकी में सिर्फ एक संख्या को अगर सिर्फ लिखा होता है कि भैया हरियाणा में 8 फैक्ट्रियां है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी, है ना। तो डाटा के लिए जरूरी है कि मतलब एक तरीके से सूचनाओं का मतलब एक से अधिक सूचनाएं होंगे, संख्या के तौर पे दी होंगे, तभी उसको हम डाटा कहेंगे, है ना। तो जैसे पहला एग्जांपल आपने देख लिया, दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है कि भारत में कार्यशील आयु वर्ग के लगभग 20% जो लोग हैं वो बेरोजगार है, जबकि इसकी तुलना में यूएसए में 2% लोग जो है वो बेरोजगार है। तो यहाँ पे भी तुलना किया गया है, इसमें भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई भारत में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, यूएसए में बेरोजगारों की संख्या कम है ना। इस निष्कर्ष पे हम पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ अगला एग्जांपल देखो, संसार की कुल पशु संख्या का 50% भारत में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो एक ही सूचना दी गई है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है ना कि भाई संसार में जितनी जो पशुओं की संख्या है उसका 50% जो है वो भारत में रहता है। तो इससे भी हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई भारत में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे संख्या होना चाहिए जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, तभी जाके उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, है ना, यानी कि संख्या आंकड़े बोलेंगे। तो आप समझ चुके होंगे आंकड़े क्या है, ये संख्यात्मक तथ्य है जो कि सूचना प्रदान करके क्या करते हैं, समस्याओं को समझने में और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। कोई डाउट, मन में कोई डाउट हो कमेंट में बता सकते हो, और कमेंट में सारे जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं, मेरे को सुधार करना चाहिए अपने पढ़ाने के तरीके में, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। या फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है ना, चीजें आपको समझ में आ रही है, तो भाई वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है जी। चलिए अब हम आ जाते हैं आंकड़ों के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की हम बात कर लेते हैं, है ना। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होते हैं, देखिए जी। सबसे पहले अगर हम प्राथमिक आंकड़ों की बात करते हैं तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता यानी कि जो किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है, जानकारी जुटाना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं अनुसंधानकर्ता, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता जो है वो ऐसे आंकड़े जिनको सबसे पहली बार एकत्रित करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, वे आंकड़े जो अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी, प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, ऐसे आंकड़े हैं जो कि पहली बार एकत्रित किए गए हैं और बिल्कुल नए हैं वो, है ना, पुराने आंकड़े नहीं है, बिल्कुल पहली बार ऐसे आंकड़े को एकत्रित किया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। जैसे कि मेरा नाम रोशन शाह है और मेरा यूट्यूब चैनल है रोशन शाह स्टडी पॉइंट, तो आपने सबसे पहली बार मेरे चैनल के बारे में कोई डाटा एकत्रित कर लिया कि भैया रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है ना, और इस पे रोजाना 300 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। इसके अलावा रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे लाइक्स की बात करें तो रोजाना 10,000 लाइक्स वीडियो पे मिलते हैं, ऐसे का डाटा आपने पहली बार एकत्रित किया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे, है ना। आप मेरे पास आए और पहली बार उन डाटा को आपने एकत्रित किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक इस वर्ष के बाद की जाने वाली जनगणना, मतलब प्रत्येक वर्ष जो भी जनगणना की जाती है, जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार के लिए प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो कि हर 10 वर्ष में हमारे देश में जो जनगणना होता है, यहाँ पे 10 वर्ष लिखना चाहिए था, है ना, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष में एक बार हमारे देश में जनगणना होता है। तो जनगणना के जो आंकड़े सरकार एकत्रित करती है वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं, क्योंकि वो पहले एकत्रित नहीं किए गए हैं, उसको पहली बार एकत्रित किया जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया होगा, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है, ठीक है। वे आंकड़े जिनको पहली बार एकत्रित किए गए हैं, सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, वे आंकड़े जिनको पहली बार एकत्रित किए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे, है ना। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की बहुत सारी विधियां होती है भाई, बहुत सारी विधियां। पहली विधि क्या है, व्यक्तिगत साक्षात्कार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डाक द्वारा सर्वेक्षण होता है, ठीक है। इसमें प्रश्नावली विधि के बारे में हम जानेंगे, एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है, प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है, क्या खासियत होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेलीफोन साक्षात्कार, ठीक है, टेलीफोन साक्षात्कार, ऊपर व्यक्तिगत साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी हमारी विधि रहेगी जिसके माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित
करने की ये विधियां है ना। अभी मेल वाला जो सिस्टम है वो भी चलता है, मेल पे भी बहुत सारे प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है जी, तो मेल वाले जो मेल सिस्टम है उसको भी आप समझ सकते हैं, उसके बारे में भी आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद हम द्वितीयक आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखो जी, द्वितीयक आंकड़े की क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। तो वे आंकड़े जो पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, है ना, वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित ना करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब कि ये आंकड़े ऐसे होते हैं जो कि पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं। अब अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, जो आंकड़े पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं उन्हीं आंकड़ों का किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक आंकड़े बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो कि आपके स्कूल के जो क्लास टीचर है उन्होंने क्या किया, आपका रिजल्ट बनाया, रिजल्ट तैयार किया। ठीक है, और एक पत्रकार आता है जो कि हर एक क्लास टीचर से क्या करता है, आपका स्कोर कार्ड, मतलब जो भी बच्चों का स्कोर कार्ड रहा है उससे रिलेटेड जो भी डाटा एकत्रित करना है वो करता है। वो सारे आपके स्कूल में जितने भी क्लास टीचर है सबसे संपर्क साध लेता है और सबसे डाटा एकत्रित करता है। ठीक है, तो जो पत्रकार है उसके लिए वो डाटा क्या हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, है ना। वो रिजल्ट जो आपके टीचर ने बनाया है वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं, लेकिन पत्रकार ने उन आंकड़ों को इकट्ठा किया है ना, अपने उद्देश्य के लिए। तो आंकड़े अब क्या हो गए हैं, द्वितीयक आंकड़े हो चुके हैं। तो द्वितीयक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जो कि पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं और अब इनका उपयोग किसी और पर्पस से किया जाएगा। ठीक है जी, उदाहरण के लिए स्कूल परिणाम विश्लेषण से संबंधित आंकड़े एक वेबसाइट से प्राप्त किए जाते हैं। मान लो कोई, जैसे कि सीबीएसई ने आपका रिजल्ट बनाया, ठीक है, तो सीबीएसई ने रिजल्ट बनाने के लिए क्या किया भाई, सारे टीचर्स वगैरह है उनसे संपर्क साधा और रिजल्ट बना के वेबसाइट पर डाल दिया। अब उस वेबसाइट से अगर आपके रिजल्ट के बारे में, आपके परिणाम के बारे में जानकारी जुटाया जा रहा है तो द्वितीयक आंकड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन आंकड़ों को पहले ही तैयार किया जा चुका है। अब कोई अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों को लेकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है तो आंकड़े क्या हो चुके हैं, द्वितीयक आंकड़े हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा। देखो, द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने के स्रोत क्या है, किस तरीके से द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। तो पहला होता है प्रकाशित स्रोत, यानी कि जो पब्लिश्ड होता है, यानी कि छपे हुए रूप में आपको मिल जाएगा, आपको न्यूज़पेपर में, है ना, या फिर आपको इसके बारे में वैसे आगे बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, अभी ज्यादा समझा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। बस आप इतना समझ लो कि प्रकाशित स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो प्रकाशित होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं, छपे हुए तौर पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अप्रकाशित, यानी कि जो पब्लिश्ड, जिनको नहीं किया जाता है, ठीक है, और अन्य बहुत सारी वेबसाइट वगैरह है, उससे भी हम ये द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। द्वितीयक आंकड़े के ये प्रमुख स्रोत है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपके मन में अब नहीं रहेगा इसके बारे में, है ना। सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भी है और फ्री के नंबर भी मिल जाते हैं भाई शॉपिंग में। फ्री के नंबर ले लेना भाई अपने एग्जाम में। देखो, आगे हम बात कर लेते हैं अब प्राथमिक जो आंकड़े हैं और जो द्वितीयक आंकड़े हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर पूछा जाता है भाई पेपर में, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आंकड़े जो है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े हैं, इसमें अंतर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझो। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे हम प्राथमिक आंकड़ों की बात कर लेते हैं, प्राथमिक आंकड़े, उसके बाद अगले पेज पे आपको द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बता दूंगा। देखो क्या लिखा है कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित किया जाता है ना। तो प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जिनको अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए हैं और खुद से एकत्रित किए गए हैं। अगला क्या लिखा है कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं भैया। अब मौलिक का मतलब क्या है, बच्चों को मौलिक का मतलब नहीं पता होता। देखो, मौलिक यानी कि ओरिजिनल डाटा होता है ये, ठीक है, कहीं से नकल नहीं किया गया है, ओरिजिनल है भैया ये। ठीक है, तो मौलिक यानी कि ओरिजिनल है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इनको मौलिक स्रोतों से एकत्रित किया है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इसको खुद इकट्ठा करता है। अनुसंधानकर्ता का मतलब भी समझ चुके होंगे, जो रिसर्च कर रहा है किसी विषय पे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुसंधानकर्ता बोलेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक धन, समय, परिश्रम लगता है। भैया बहुत मेहनत लगेगा ना यार, पहली बार बना रहे हो किसी चीज को, ठीक है, पहली बार बना रहे हो तो टाइम तो लगेगा ना। अब बना बनाया मिल जाएगा तो भाई उसको खा लो फटाफट,
लेकिन पहली बार बनाओगे तो टाइम तो लगेगा। तो पहली बार ये आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा धन, समय और परिश्रम लगते हैं। ठीक है जी। यदि अनुसंधानकर्ता 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से पूछकर अर्थशास्त्र विषय की के अंक सूची बनाता है तो इस तरह से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब क्लास टीचर के पास नहीं गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मतलब अनुसंधान करता है वो क्लास टीचर के पास ना जाके सीधा बच्चों से उनके अर्थशास्त्र के बारे में नंबर पूछ के कोई मतलब आंकड़े इकट्ठे करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है, तो आंकड़े क्या हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने आपको अभी पिछले पेज पे ही जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे आप बढ़िया एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि क्लास टीचर द्वारा स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट बनाया जाता है ना, मार्कशीट जो बनाई जाती है, तो पहली बार वो सारे डाटा एकत्रित करके बनाई जाती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े कह सकते हैं। इसका भी एग्जांपल आप चाहे तो लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भाई, एक एग्जांपल नहीं बल्कि अनेक एग्जांपल आप दे सकते हैं। चलिए, तो प्राथमिक आंकड़े समझ गए। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो भाई कमेंट में बता देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूं तो बता देना, अगली वीडियो से और ज्यादा स्लो कर दूंगा मैं, है ना। लेकिन मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी स्पीड तो ठीक है। चलो अब समझते हैं कि भैया ये द्वितीयक आंकड़े क्या है। प्राथमिक आंकड़ों के बारे में हमने समझ लिया, है ना। अब द्वितीयक आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो कि पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन अब किसी अन्य संस्था द्वारा या किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा दोबारा से इसको किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, है ना। क्या लिखा है कि द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, ये किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किसी अन्य संस्था द्वारा संग्रहित किए गए होते हैं, है ना। तो पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, अब किसी और उद्देश्य से क्या होगा, इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि भाई टीचर ने, आपके क्लास टीचर ने आपका रिजल्ट बना दिया, लेकिन कोई अनुसंधान करता, कोई पत्रकार आता है ना, और वो फिर से उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा, तो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो। अब देखो क्या लिखा है कि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते, इनको ओरिजिनल नहीं कह सकते हो, क्योंकि भाई इन आंकड़ों को उस पत्रकार ने एकत्रित नहीं किया है, मतलब पत्रकार ने नहीं बनाया। उन डाटाओं को पत्रकार ने सबसे पहली बार नहीं देखने गया कि भाई कहां से बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या उसमें कोई फर्जीवाड़ी की गई, क्या किया गया, कुछ नहीं पता उसको। वो तो जाएगा सीधा आंकड़े देखेगा और निष्कर्ष पे निकल जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक आंकड़े थे वो मौलिक थे, ओरिजिनल थे, क्योंकि उसको पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किया गया था, है ना। तो द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते, क्योंकि अनुसंधानकर्ता उन्हें अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के अभिलेखों से प्राप्त करता है। जो अन्य व्यक्ति है या संस्था है उनसे प्राप्त कर रहा है, इसीलिए इसको मौलिक नहीं कहा जाता। द्वितीयक आंकड़े को एकत्रित करने में कम धन, कम समय और कम श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें मेहनत कम लगता है ना, पैसे कम लगते हैं और समय भी कम लगता है जल्दी, क्योंकि बना हुआ है भाई, तैयार माल की तरह है ना। कच्चा माल है, उसको कच्चा माल कहा जाता है, वो कच्चा माल है लेकिन इसको तैयार माल कहा जाता है। ये तैयार माल है, पहले से तैयार है भाई, उसको खा लो सीधा जाके। ठीक है, आगे क्या है, यदि अनुसंधानकर्ता कक्षा अध्यापक के माध्यम से स्कूल रिकॉर्ड्स जैसे कि अंक सूची या फिर रिजल्ट से जानकारी प्राप्त करके 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की अंक सूची बनाता है, तो ये द्वितीयक आंकड़े माने जाएंगे। मतलब कि सीधा बच्चों से नहीं बल्कि क्लास टीचर से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अनुसंधानकर्ता ले रहा है तो वो कौन से आंकड़े हो जाएंगे जी, द्वितीयक आंकड़े के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में जो भी अंतर थे वो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही आसान है, थ्योरिकल चीजें है, चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक आप देखेंगे, अगला टॉपिक है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। शायद ऊपर का कुछ लाइन जो है कट रहा है, मैंने देख लिया वहां पे जाके, है ना। यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, और अनुसंधान का मतलब क्या होता है, जानकारी जुटाना। मैंने आपको पहले ही बताया, रिसर्च करना, किसी चीज के ऊपर जानकारी जुटाना। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है, जो अनुसंधान करता है वो डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति के पास जाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। जैसे मान लो कि एक अनुसंधानकर्ता मेरे पास आया, उसको कुछ डाटा मेरे से एकत्रित करना है, तो मेरे से मेरा नाम पूछेगा,
जो भी मेरे बारे में जानना है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट होगा, फेस टू फेस बैठ के होगा, टेबल कुर्सी पे बैठ जाएंगे और जानकारी पूछताछ जो भी है वो करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। देखो लिखा क्या है कि इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने शहर के किसी कारखाने में मजदूरों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनसे स्वयं मिलकर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो इस तरीके को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में डायरेक्ट सूचना देने वाले के पास जाकर सूचना एकत्रित किया जाता है मौखिक पूछताछ के माध्यम से। ठीक है जी, तो ये समझ गए आप। अब इसकी कुछ विशेषताएं बता रखी है, कुछ गुण है इसके, है ना, खासियत है। तो देखो मौलिक होते हैं, ऐसे आंकड़े क्या होंगे जी, मौलिक होंगे, यानी कि ओरिजिनल होंगे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर उस व्यक्ति से बात विचार करके सूचना एकत्रित कर रहा है, तो मौलिक होंगे। शुद्धता होगी भाई इसमें, है ना, शुद्ध आंकड़े होंगे, शुद्ध डाटा हमें मिलेगा, कोई कमी इसमें नहीं होगी। विश्वसनीय होगा, मतलब इसमें विश्वास किया जा सकता है, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि भैया जो भी डाटा दिया गया है, जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। लोचशील है ना, लोचशील का मतलब होता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं गया था अनुसंधान क्षेत्र में, तो उसको पता है कि कहां पे क्या चेंजेस हम कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए इसको लोचशील भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, ये गुण है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के। ठीक है जी, ये समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इससे कुछ अवगुण की हम बात कर लेते हैं, कुछ खामियां भी होगी भाई। खामियां क्या है, देखो सीमित क्षेत्र, मतलब ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि भाई अगर बहुत बड़े क्षेत्र में अगर इस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत सारे जो मतलब अनुसंधान करता है उनकी नियुक्ति करनी होगी, बहुत ज्यादा धन पैसे खर्च करने होंगे। तो सीमित क्षेत्र के लिए इसको उपयोगी माना जाता है, जो छोटे क्षेत्र है उसके लिए ही उपयोगी इसको माना जाता है। पहला गुण ये हो गया। दूसरा, व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणाम के दोषपूर्ण होने की संभावना है। कई बार जो अनुसंधान करता है वो किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले सकता है, हो सकता है वो उसका नाना हो, दादा हो, फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, तो हो सकता है कि उसका पक्ष लेने की कोशिश करे, तो इसमें पक्षपात की भावना हो सकती है। अधिक खर्चीली विधि है भाई, बहुत पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा धन दौलत लगेगा, इसमें समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ऐसे डाटा को एकत्रित करने में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खर्चीला माना जाता है। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है कि इसमें मतलब हमें समस्या से संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति से बात नहीं करनी, किसी समस्या से संबंधित हर एक व्यक्ति से बात नहीं करनी, बल्कि उसमें से एक आध व्यक्ति से क्या करना है, सबके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी कि समस्या से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से हम डायरेक्ट रूप में बात इसमें नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा है, एक बार रीड कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आसान है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो समस्या से संबंधित नहीं है ना, उस व्यक्ति से क्या करेंगे, सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें 100 मजदूर काम करते हैं और उनका एक क्या है, सुपरवाइजर बोल दो या फिर बोल दो कि भाई उनको मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी संभालना है, ठेकेदार कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, ठेकेदार है। ठीक है, तो सीधा मजदूरों से बात ना करके ठेकेदार से हम क्या करेंगे, इस विधि में जानकारी जुटाएंगे, है ना, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करेंगे, उन मजदूरों के बारे में जान लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट उन मजदूरों से बात नहीं करेंगे, है ना, बल्कि उन जो ठेकेदार है उनका, उनसे जाके हम मजदूरों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जान लेंगे, है ना। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। लिखा क्या है आगे, मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित ना करके मिल मालिक या श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त की जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ठीक है, समझ गए।
आगे देखो क्या लिखा है इस विधि के प्रमुख, अगर हम विशेषताओं की बात करें, गुण की बात करें, है ना, तो विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी है। क्योंकि भाई आप कई बार आपके पास समय है ना और धन को बचाना होता है, तो आप हर एक मजदूर के पास नहीं जा सकते, है ना। इससे बढ़िया ये है कि भाई आप ठेकेदार या मालिक से जाके डायरेक्ट बात कर लो और सारे मजदूरों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जान लो, ठीक है। तो विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, कम खर्चीली विधि है भैया, पैसे वैसे बहुत कम लगेंगे। विशेषज्ञों की सुझाव, भाई यहाँ पे क्या है, विशेषज्ञ जो है वो अपना भी सुझाव यहाँ पे रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ भाई मजदूरों की स्थिति ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होगी, या फिर वो अपना विचार रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो विशेषज्ञ की राय भी इसमें रखी जा सकती है। सरल विधि है भाई, बहुत सरल विधि है, आसानी से कठिन जो आंकड़े हैं उनको संकलित किया जा सकता है ना। तो ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, आसानी से आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है इस विधि में। तो ये प्रमुख क्या है इस विधि के विशेषताएं है, गुण है। अब हम कुछ अवगुण की भी बात कर लेते हैं ना। मैंने आपको पहले बताया कि भैया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आप में कुछ अच्छाइयां है तो कुछ बुराइयां भी होंगी, इसमें भी कुछ बुराइयां हैं। देखिए क्या है, कुछ अवगुण की बात करें इस विधि के, प्रमुख अवगुण की अगर हम बात करें तो शुद्धता की कमी होती है भैया, शुद्धता की कमी होती है, शुद्ध आंकड़े नहीं होते, है ना। कई बार जो मालिक है, मिल मालिक हो गया है, ठेकेदार है, भाई सूचना देने में लापरवाही बरत देते हैं और सही जानकारी भी नहीं देते हैं, है ना। पक्षपात हो सकता है भैया, पक्षपात हो सकता है। अब मालिक से अगर हम मजदूरों के बारे में पूछेंगे कि भाई मजदूरों की स्थिति कैसी है, तो अच्छा ही बोलेगा ना, वो तो बोलेगा कि भैया हमारी फैक्ट्री में सारे मजदूर अच्छा खाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, हमने एसी लगवा रखा है, हमने कूलर लगवा रखा है, भले ही वहां पे पंखा भी ना हो, समझ रहे हो। तो पक्षपात की भावना पूरी तरीके से यहाँ पे होती है, गलत परिणाम निकलते हैं भाई, कई बार गलत जानकारी दी जाती है ना। जो मिल मालिक की हमने बात की, तो मालिक कई बार अपने मजदूरों के बारे में गलत जानकारियां देते हैं, तो इससे गलत परिणाम ही निकलेगा, ठीक है। आसान था ही, 3 पॉइंट लिखवा दिया है, ज्यादा नहीं लिखवाया, बहुत आसान था ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना देना। देखो अब प्रश्नावली के माध्यम से किस तरीके से डाटा एकत्रित किया जाता है, और अनुसूची और प्रश्नावली सेम ही होता है, बस प्रश्नावली को क्या करते हैं, प्रश्नावली को जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो खुद भरता है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची को जो अनुसंधानकर्ता के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं खुद जाके भरते हैं, है ना। कई बार आप देखे होंगे रास्ते में चल रहे होंगे और कुछ लोग आ जाएंगे और आपसे आपका नाम पूछेंगे आप क्या करते हो और सब कुछ लिखेंगे वहां पे, है ना। तो वो अनुसूची भरते हैं। और प्रश्नावली में क्या होता है, जो भी डाटा उनको लेना होता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मेल आया, जैसे यूट्यूब के बारे में मैं बता दूं, यूट्यूब से मेल आता है और वहां पे ना कुछ सूचनाएं हमें देनी होती है कि भाई वाईटी स्टूडियो को आप पसंद करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। वाईटी स्टूडियो से आपको अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने में कितना हेल्प मिल रहा है ना। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे दिए होते हैं, तो उसको हाँ ना में हमें क्या करना होता है, जवाब देना होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे और उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसको प्रश्नावली बोला जाता है। तो ये भी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के बहुत बढ़िया स्रोतों में से एक है ना। तो इस विधि में क्या होता है, देखो प्रश्नावली या फिर अनुसूची विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है। प्रश्नावली यानी कि जिसमें उसको जो भी डाटा एकत्रित करना है, अनुसंधानकर्ता को जो भी चीजें उसको पता करना है उसके बारे में सारा एक प्रश्न पत्र तैयार कर लेगा। जो भी उसको पूछना है एक उत्तरदाता से, जिससे सूचना लेनी है उससे जो भी पूछना है, वो एक क्या करेगा, एक पेज पे प्रश्न तैयार कर लेगा और फिर उसको भेज देगा उत्तरदाता के पास जो उत्तर देने वाला है ना। तो भेजने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, बहुत सारी विधि के माध्यम से डाटा एकत्रित किया जाता है। अभी तो भाई मेल का जमाना चल रहा है, तो मेल विधि भी आप बता सकते हैं, है ना। लेकिन आपके पुस्तक में एक तो डाक प्रणाली, डाक प्रश्नावली विधि का वर्णन किया गया है, डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक के माध्यम से जो सूचनाओं को प्राप्त किया जाएगा उसके बारे में। और एक है गणक विधि, ठीक है, गणक विधि, इसको हम अनुसूची विधि भी बोल देते हैं, तो इसके बारे में ही आगे हम बात करने वाले हैं। डाक प्रश्नावली विधि और गणक विधि या फिर अनुसूची विधि, इसके बारे में आपको मैं आगे समझाता हूं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डाक विधि है उसकी। डाक विधि की खासियत क्या है, देखो इसमें क्या होता है, किस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है।
जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसके पास प्रश्नावली को किसके द्वारा भेजा जाएगा? डाक के द्वारा, है ना, भेज दी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। मतलब उसके साथ एक पत्र भी भेज देंगे जिसमें सारी चीजें लिखी रहेगी कि भाई ये जानकारी हम आपसे क्यों ले रहे हैं, और ये भी विश्वास दिला दिया जाता है कि उनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरीके से क्या रहने वाली है? गुप्त रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाक विधि। अब डाक विधि के प्रमुख विशेषता गुण की हम बात करें तो भाई देखो, कम खर्चीली विधि है, बहुत पैसे कम लगते हैं और आसानी से सूचनाएं हमें मिल जाती है डाक के द्वारा। मौलिक है ये इसमें भी, क्योंकि इसमें स्वयं जो उत्तरदाता है खुद से आंसर दे रहा है, सब कुछ प्रश्न पत्र को खुद से भर रहा है, तो ये क्या होगा? काफी ज्यादा मौलिक होगा, ओरिजिनल डाटा हमें यहाँ पे मिल सकता है। विस्तृत क्षेत्र है भाई, जो बड़े क्षेत्र के लिए क्या है, ये उपयोगी विधि माना जाता है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया ना आप ना समझा के ना साइड हट जाया करो ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सके, तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग आगे आ जाते हैं। देखो, डाक विधि के प्रमुख अवगुण क्या है, इस विधि की कमियां क्या है? देखो, शुद्धता की कमी हो जाती है कई बार। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती, क्योंकि कई बार प्रश्नावली सावधानी से तैयार नहीं की जाती या प्रश्नों की जटिलता के कारण उसके उत्तर नहीं मिलते, है ना। तो शुद्धता की कमी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न पत्र है, उसको सही से तैयार नहीं किया गया होता है ना। तो इस वजह से सही जानकारी उसमें नहीं भरा जाता उत्तरदाता के द्वारा। इसके अलावा सीमित उपयोग है भाई इसका, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्ति ही डाटा दे सकते हैं। अपनी जानकारी जो है वो शिक्षित व्यक्ति ही इसमें भर सकते हैं। जो अनपढ़ गवार है उससे कैसे आप प्रश्नावली भरवा लोगे, प्रश्न पत्र भरवा लोगे, क्योंकि उसको पढ़ने ही नहीं आता, वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो सीमित क्षेत्र है इसका, मतलब कि कुछ ही लोगों से जानकारी जुटा सकते हो आप, सभी लोगों से जानकारी नहीं जुटा सकते, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से जानकारी जुटा सकते हो। उदासीनता भैया, कई बार क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वो उत्तर देने के लिए प्रति उदासीन रहता है, गलत गलत जानकारी भर दिया, या कई बार प्रश्न पत्र को वापस ही नहीं भेजा, हल्के में ले लिया, समझ लो। तो ये भी एक समस्या है ना भाई इसकी, उदासीन रहते हैं। इस विधि का एक और गुण यह है कि सूचना देने वाले अधिकतर व्यक्ति उदासीनता के कारण प्रश्नावली को वापस नहीं लौटाते। जो भरकर वापस भेजते भी है उनमें अनेक पूरी जानकारी नहीं देते हैं, वो पूरी जानकारी नहीं बताते हैं, सही से नहीं भरते प्रश्न पत्र को। तो ये अवगुण है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब आ जाते हैं, अब हम गणक की बात कर लेते हैं। गणक विधि क्या होता है जी? गणक विधि से हम क्या समझते हैं? तो गणक विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, प्रश्नावली ही भेजा जा रहा है ना, प्रश्नावली ही या प्रश्नावली के माध्यम से ही जानकारी एकत्रित किया जा रहा है। लेकिन इन प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास गणक स्वयं जाता है। यहां पे जनक हो गया है, गणक कर देना भाई, गणक, ठीक है, ये वाला ना आएगा, गणक, ठीक है। तो गणक क्या है, स्वयं जाता है इसमें डाक के माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है। जो गणक है, गणक कौन होते हैं? गणक होते कौन है? तो गणक हम उन लोगों को कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता को हेल्प करता है सूचनाओं को एकत्रित करने में, ठीक है। तो ये जो गणक है वो अनुसंधानकर्ता वो की हेल्प करता है सूचना एकत्रित करने में। तो ये गणक जो है संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरता है ना। इसमें क्या होता है, गणक खुद पूछताछ करता है, उसके पास प्रश्न पत्र होता है और पूछता है कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, नाम बता दिया, हाँ आपको हमारा ऐप यूज करने में मजा आता है या नहीं, तो बोल दिया नहीं, तो नहीं कर देगा, वो नहीं पर टिक कर देगा। हाँ आप बताइए कि आपको मजा क्यों नहीं आता है, क्या हमें इस प्लेटफॉर्म में कुछ सुधार करने की जरूरत है, हाँ या नहीं। तो इस तरीके से समझ लो। तो ये हो जाएगा गणक विधि बोल देते हैं इसको हम, क्योंकि गणक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गणक समझ गए आप कौन होते हैं। अब इसके प्रमुख अगर गुण की बात कर ले, विशेषताओं की बात कर ले, तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है भैया, है ना। व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होने से क्या होगा कि डाटा जो होगा मौलिक होगा, ओरिजिनल डाटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा शुद्धता भी होगी भाई डाटा में, क्योंकि इसमें गणक स्वयं जा रहा है, अनुसंधान क्षेत्र में सीधा संपर्क हो रहा है उत्तरदाता से, तो शुद्ध आंकड़े होंगे। विस्तृत क्षेत्र, हाँ विस्तृत क्षेत्र में आप बताएंगे कि ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो निरक्षर है ना।
अनपढ़ लोगों के लिए भी और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी, सभी के लिए क्या है, उपयोगी है। तो इसलिए विस्तृत, इसको विस्तृत हेडिंग मैंने बना दिया है कि विस्तृत क्षेत्र के लिए भी क्या है, उपयोगी है। इसमें सभी लोगों से आसानी से जानकारी एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आसान था, ये भी बहुत आसान था, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओहो, अवगुण की बात कर लेते हैं। गणक विधि के प्रमुख अवगुण कौन से हैं, कमियां क्या है इसमें? तो सबसे पहले खर्चीला है बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि गणकों की नियुक्ति करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, बहुत पैसे लगेगा इस विधि में, तो इसको खर्चीला माना जाता है। गणकों की उपलब्धता, देखो कई बार जो है वो योग्य योग्य और कुशल जो गणक है वो मिलते नहीं आसानी से, है ना। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। अधिक समय लगता है भाई, एक एक व्यक्ति से जाओगे, पूछोगे, भरोगे उसको, तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, समय बहुत ज्यादा लगता है, धन बहुत ज्यादा लगता है इसमें। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख अवगुण हो गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आसान था ये, तो बहुत ही आसान पॉइंट है भाई। देखो आगे क्या लिखा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। एक अच्छी जो प्रश्नावली है या फिर जो अनुसूची है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली जो हम भेजेंगे किसी उत्तरदाता के पास, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो देखो पहला पॉइंट है, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए भाई। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रश्न कम हो, कम से कम प्रश्न हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं हो कि भाई आपको 5-6 जानकारी चाहिए और क्वेश्चन आपने लिख रखा है 15, 20, 25, तो कम से कम प्रश्न होने चाहिए। सरलता होनी चाहिए भाई, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ना वो बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में पूछो, बिल्कुल सरल भाषा में पूछो। प्रश्नों का उचित क्रम हो, क्रम उचित होना चाहिए। ठीक है, क्रम अनुसार सारे वो क्वेश्चन वहां पे होना चाहिए। मतलब जैसे पहले नाम, फिर जो मुख्य जानकारी है वो, फिर लास्ट में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आसान, पहले आसान क्वेश्चन पूछो, फिर धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो एक उचित क्रम होना चाहिए। अनुचित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अनुचित मतलब जो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे कि उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, उनके जाति धर्म के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मतभेद रहित, मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिससे कि भाई मतभेद हो जाए, है ना, कोई विचारधारात्मक मतभेद हो जाए, या फिर जो उत्तरदाता है और जो गणक है उनके बीच में ही मतभेद हो जाए। कोई मतभेद रहित मतलब क्वेश्चन होने चाहिए, मतभेद वाले नहीं। ठीक है, बहस वाले क्वेश्चन नहीं। गणना ना करनी पड़े, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें भाई उत्तरदाता को हिसाब लगाना पड़े। अच्छा 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, ओ 20 और 40, ओ ऐसे, मतलब संख्या कम से कम हो, गणना कम से कम करना पड़े, कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, है ना। पूर्व परीक्षण, पूर्व परीक्षण का मतलब है कि प्रश्न पत्र को भेजने से पहले अच्छे तरीके से उस प्रश्न पत्र की जांच कर लेना चाहिए, सारी चीजें उसमें ठीक है या नहीं। दिशा निर्देश दो भाई, दिशा निर्देश मतलब कि किस तरीके से उस प्रश्न पत्र का हल करना है, किस तरीके से उसका उत्तर देना है, उसके बारे में पूरा एक गाइडलाइन होना चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए। सत्यता की जांच, ठीक है, जो प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया है उस पर सही प्रश्न है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। और आखिर में आप 10वां पॉइंट बता सकते हो कि प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि आखिर में ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने सारा उत्तर भर दिया है तो कृपया करके प्रश्न पत्र को आप वापस जरूर लौटा दें। समझ रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे। एक अच्छी प्रश्नावली की यही विशेषताएं होती है जो कि इस पेज पे आपको दिख रहा होगा, है ना। अच्छी प्रश्नावली बोल दो या फिर अच्छी अनुसूची बोल दो, एक ही बात है। किसी भी तरीके से आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है और आप सभी पूरा सही आंसर बता के ही आएंगे। ठीक है, नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, देखो द्वितीयक आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। इसके दो स्रोत है द्वितीयक आंकड़े संकलित करने के। एक है हमारे पास प्रकाशित स्रोत और एक है अप्रकाशित स्रोत। दोनों में क्या अंतर होता है, प्रकाशित स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि पब्लिश्ड है, मतलब छपे हुए हैं, प्रिंटेड रूप में आपको मिल जाएंगे, छपे हुए तौर पे मिल जाएंगे। और अप्रकाशित यानी कि ये पब्लिश्ड नहीं है, अनपब्लिश्ड होंगे, है ना, इनको नहीं छापा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। पहले हम प्रकाशित स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन यानी कि जो सरकारें हो गई, है ना, जैसे कि केंद्र स्तर की सरकार है हमारी, केंद्र सरकार की बात कर लो, या फिर
राज्य सरकार की बात कर लो या फिर जिला स्तर की सरकारें हैं, वो भी बहुत सारे रिपोर्ट तैयार करवाती है, उनको पब्लिश करवाती है, तो उससे भी जानकारी जुटा सकते हैं, वो भी प्रकाशित स्रोत में आ जाता है। अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन यानी कि छोटे स्तर की जो सरकारी संस्थान है, जैसे कि एमसीडी की बात कर लो आप, है ना, एमसीडी की बात कर लो, या फिर ब्लॉक या जिला स्तर पे बहुत सारे मतलब जो सरकारी संस्थान है उनकी बात कर लो, ठीक है। तो वो भी बहुत सारी रिपोर्ट तैयार करवाती है, डाटा वगैरह पब्लिश करवाती है। उसके बाद है समितियों और आयोग की रिपोर्ट। बहुत सारे आयोग है, जैसे कि आप वित्त आयोग की बात कर लो, है ना, वित्त आयोग है हमारे हमारे वित्त आयोग की बात कर लो, या फिर संसद की बहुत सारी समितियां होती है। भारत में योजना आयोग है, जिसको हम आजकल नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग भी बहुत सारी मतलब जो डाटा है वो पब्लिश करवाती है, देश के डेवलपमेंट को लेकर क्या सारी चीजें चल रही है उसके बारे में, ठीक है। तो इससे भी हमें पता लगता है। पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स होती है ना। अखबार में भी बहुत सारे डाटा आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिश्ड। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएनओ की बात कर लो। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसके अलावा आपका आईएमएफ है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लो आप, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लो। तो ये सब अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये भी बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रकाशित स्रोत हो गए। अब इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे अप्रकाशित स्रोत। तो अप्रकाशित स्रोत में उन चीजों को शामिल करते हैं जो कि पब्लिश नहीं की गई है। इसमें भी सरकार हो सकती है, या फिर विश्वविद्यालय हो सकता है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है ना, जो कि मतलब आंकड़े तैयार तो किए गए लेकिन उनको पब्लिश नहीं किया गया, उनको प्रकाशित नहीं किया गया, तो वो अप्रकाशित हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने कोई कविता लिखी या कोई कहानी लिखी, मैंने उसको प्रकाशित नहीं करवाया, तो अप्रकाशित हो गया, है ना। ऐसे ही मैंने कोई किसी समस्या के ऊपर कोई डाटा तैयार कर लिया, कोई आंकड़े तैयार कर लिए, ठीक है, और उसको मैंने पब्लिश नहीं करवाया, तो वो क्या हो जाएंगे, अप्रकाशित स्रोत हो जाएगा, जिससे कि हम डाटा को एकत्रित कर सकते हैं। वैसे डाटा एकत्रित किया गया है लेकिन बस उसको पब्लिश नहीं की गई, प्रकाशित नहीं किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया गया है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से, सरल भाषा में, है ना। किसी भी टॉपिक में डाउट है कमेंट में बता सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी भाई मैं रोशन शाह स्टडी पॉइंट के नाम से ही आईडी बना रखा हूं, समझ रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाओ भैया, टेलीग्राम पे भी रोशन शाह स्टडी पॉइंट के नाम से ही अपना चैनल है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ भाई बहुत काम आएगा, सबको शेयर भी कर देना, खुद भी पढ़ लेना और सबको शेयर भी कर देना, है ना। ये काम कर लो भाई। तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा दो यार इंस्टा पे भी मेरे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भी मैं भी कुछ हूँ इंस्टा पे, समझ लो, मेरी भी थोड़ी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो ये काम जरूर कर देना भाई, है ना। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।